हेलो बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें अपना इम्पल्स। देखो इम्पल्स के बारे में अपन एनएलएम में ऑलरेडी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में उसमें जाएंगे। इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है ना। यहाँ अभी तक अपने को जो नॉलेज है इम्पल्स की वो क्या है कि कोई भी पार्टिकल का अगर मोमेंटम चेंज होता है तो इम्पल्स की वजह से हुआ होगा। इसको थोड़ा और अगर डिटेल में बात करें अपन तो एक्चुअली जो इम्पल्स की डेफिनेशन होती है वो होती है कि कोई भी अगर फोर्स है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत कम टाइम के लिए अगर लगे तो वहां जो फोर्स की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो वहां उस फोर्स को अपन फोर्स नहीं लेके एक इंपल्स ले लेते हैं या इंपल्सिव फोर्स ले लेते हैं। इंपल्सिव फोर्स इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन मोमेंटम। ये अपने को न्यूटन सेकेंड लॉ से पता चलता है। तो बेसिकली जो इंपल्स की डेफिनेशन होती है जे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, वो होता है एफ डी टी से। ठीक है, तो यानी इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है जे से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जे या आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जे इज इक्वल टू एफ डी टी या जे इज इक्वल टू डेल्टा पी। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसा आ जाए, क्योंकि एफ डी टी अपने को सेकेंड लॉ से पता चलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से, कि जो इंटीग्रेशन एफ डी टी होता है वो बेसिकली डेल्टा पी के ही इक्वल होता है। तो इंपल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। अब ये कहां से आ रहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि ग्राउंड है, ग्राउंड पर तुमने एक बॉल को नीचे फेंका या बेसिकली रिलीज किया। तो जैसे रिलीज करोगे तो ये ग्रेविटी की प्रेजेंस में क्या होगी, बॉल नीचे आएगी और ग्राउंड पर जस्ट टकराने से पहले इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब ये ग्राउंड पर टकराई और फिर कोलाइड होके ऊपर चली गई। राइट, तो यहां बेसिकली हुआ क्या, डायरेक्शन चेंज हुई। और डायरेक्शन कौन चेंज करता है, फोर्स चेंज करता है। यानी इस बॉल पर कहीं ना कहीं से कोई एक फोर्स आया होगा और वो जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, जो ग्राउंड ने लगाया, दैट इज इंपल्सिव फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन है ना। उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो जो बॉल है वो वापस रिबाउंड होकर ऊपर चली गई है। सो इसको बोलते हैं अपन इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है लेकिन लार्ज अमाउंट में लग रहा है, सो दैट कि वो उसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज कर पाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्रिकेट बॉल वाला हो सकता है कि बैट्समैन ने अगर बॉल को हिट किया तो बॉल और बैट का जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत कम है, बट बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स उसने लगाया, सो दैट कि वो मतलब स्टेडियम के भी बाहर चली जाती है बॉल, है ना। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया बहुत छोटे से टाइम के लिए, तो यहां पर भी अपन कंसीडर करेंगे इंपल्सिव फोर्स को या इंपल्स को बेसिकली। क्लियर है चीज। अब कौन कौन से फोर्स इंपल्सिव हो सकते हैं, कौन कौन से नॉन इंपल्सिव हो सकते हैं, वो अपन लिख लेते हैं यहां पर पॉइंट वाइज। तो ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इंपल्सिव होते हैं। ये नॉन इंपल्सिव का क्या मतलब हुआ कि ये बहुत कम टाइम में ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। जो ग्रेविटेशन और स्प्रिंग फोर्स है वो बहुत छोटे से टाइम में ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इनको अपन नॉन इंपल्सिव बोलते हैं। ठीक है, देन आ जाता है अपना टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कि कैसी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा कि ये इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव। यानी किसी केस में ये इंपल्सिव हो भी सकता है और किसी केस में ये नॉन इंपल्सिव भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन अपन देखते हैं कि वो सिचुएशन कौन सी हो सकती है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट जो है कि इंपल्सिव फोर्स को तुम हमेशा इंपल्सिव फोर्स से ही बैलेंस करोगे, नॉन इंपल्सिव से कभी बैलेंस नहीं करोगे, क्योंकि नॉन इंपल्सिव बेसिकली अ फोर्स बट इंपल्सिव फोर्स इज नॉट एग्जैक्टली अ फोर्स। ठीक है, इसलिए अपन बैलेंस करना वो डायमेंशनल इनकरेक्ट हो जाएगा। जो इंपल्सिव फोर्स आता है वो एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम आता है, लेकिन नॉन इंपल्सिव फोर्स तो डायरेक्टली फोर्स ही आएगा ना। तो यहां पर डेल्टा पी और एफ को कैसे इक्वल कर दोगे, नहीं कर सकते। तो इंपल्सिव फोर्स कैन बी बैलेंस्ड बाय इंपल्सिव फोर्स ओनली, नॉट नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, अब यहां पर मैं 2-3 सिचुएशन कंसीडर करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन क्या करेगा। देखो यहां पर मैंने कुछ सिचुएशन बना दी है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स। जो अपने पास 3 फोर्सेस थे वो एक्चुअली सिचुएशंस पर डिपेंड करते हैं कि वो इंपल्सिव होंगे कि नहीं होंगे। तो वो सिचुएशन अपन कंसीडर कर लेते हैं कि कौन सी सिचुएशन में वो इंपल्सिव होंगे और कौन सी सिचुएशन में वो नॉन इंपल्सिव होंगे। देखो जो कॉलिजन वाले फोर्सेज होते हैं ना वो हमेशा इंपल्सिव ही होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है जब वो कोलाइड हो रहे होंगे तो बहुत कम टाइम के लिए वो क्या हुआ है, कॉन्टेक्ट में आए, और एक्चुअली कॉलिजन के बाद में उनकी डायरेक्शन, स्पीड सब चेंज हो जाता है ना। तो जब भी कोलाइड हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो वो जो फोर्सेस बनेगा ना, कांटेक्ट फोर्स ही बनेगा जनरली वो, और उसके रिलेटेड जो फोर्स बन रहा है वो हमेशा इंपल्सिव फोर्स बनता है। उसके रिलेटेड का क्या मतलब हुआ, जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे कोलाइड हो रहे हैं
तो वो जो कॉलाइड वाला फोर्स है उसको अपन नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, यानी कॉलिजन वाले नॉर्मल रिएक्शन आर ऑलवेज इंपल्सिव फोर्सेस, है ना। लेकिन जरूर नहीं है ना कि कांटेक्ट यानी कॉलिजन के टाइम पर ही नॉर्मल लगे, नॉर्मल तो वैसे भी लग सकता है ना, किसी के भी कांटेक्ट में आए तो वहां पर कॉलिजन नहीं हो रही हो तो वो नॉन इंपल्सिव फोर्स होगा। अब इसके रिलेटेड का क्या मतलब है, फ्रिक्शन नॉर्मल से रिलेट करता है ना, और कोई दूसरा पार्टिकल कांटेक्ट में आ रहा है तो वो इसके रिलेटेड हो जाएगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट पर इस नॉर्मल का फर्क पड़ेगा, यानी इस नॉर्मल रिलेट करेगा या इस इंपल्सिव नॉर्मल का फर्क पड़ेगा या जिससे भी रिलेट होगा वो सब क्या बन जाएंगे, इंपल्सिव फोर्सेस बन जाएंगे। समझ आ रही बात। तो जैसे यहां पर कुछ केसेस दिए हुए हैं, अपन देखते हैं इनको। तो देखो जैसे ये कॉलाइड होंगे तो इनके बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे की सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी हो जा रही होगी। तो अब यहां पर नॉर्मल क्या क्या लग रहा है, देखो ग्राउंड के साथ भी ये कांटेक्ट में है, तो यहां पर दो N1 और N2 ये दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं यहां पर, बट N1 एंड N2 आर नॉन इंपल्सिव फोर्सेस, क्योंकि ये इधर वाले सरफेस से लग रहे हैं और उधर कोई भी कॉलिजन नहीं हो रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दिस N, सो दिस N इज बेसिकली इंपल्सिव फोर्स। समझ आ रही है। तो यहां पर अपन स्टार करके लिख सकते हैं N1 एंड N2 आर नॉन इंपल्सिव एंड N is impulsive। ठीक बात है। तो यानी दोनों के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी एन इंपल्सिव फोर्स, एंड बाकी जो नॉर्मल लग रहे हैं वो नॉन इंपल्सिव हो जाएंगे। समझ आ रही नॉर्मल की कहानी कि ये सिचुएशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है कौन सा नॉर्मल इंपल्सिव है और कौन सा नॉन इंपल्सिव है, ठीक है। फ्रिक्शन की अगर बात करें अपन, देखो ये सरफेस एक इंक्लाइंड वेज ले लिया है अपनों ने, और ये एक फ्रिक्शन वाली सरफेस पर रखा हुआ है ना, यहां भी वही सेम केस है। अब दो सिचुएशन है जिसमें ये जो फोर्स है वो आकर ऐसे कोलाइड हो रहा है, ठीक है। अब इस वाली सिचुएशन में देखो ये पार्टिकल है, जब वो ऐसे आएगा तो यहां पर आकर कोलाइड हो रहा होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन तो क्या है, इंपल्सिव फोर्स है, लेकिन यहां ग्राउंड पर जो नॉर्मल लग रहा है दिस N डैश, और इसको ले लेंगे अपन N, सो दिस N डैश इज नॉन इंपल्सिव। अब इस N डैश से रिलेटेड है फ्रिक्शन, क्योंकि अगर ये ब्लॉक ये जो वेज है सपोज करो ये मूव करा आगे की साइड, तो यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो पीछे की साइड लगेगा, और ये जो फ्रिक्शन होगा उसको तुम क्या लिखोगे, म्यू एन डैश लिखोगे। म्यू एन तो लिखोगे नहीं, क्योंकि ये वाली सरफेस का ही तो नॉर्मल लेना पड़ेगा ना, जहां फ्रिक्शन लगता है वही नॉर्मल लेते हैं। तो इस फ्रिक्शन में क्या काम आ रहा होगा, म्यू इंटू एन डैश काम आ रहा होगा, है ना। तो एन डैश इज नॉन इंपल्सिव, सो देयरफॉर दिस एफ बिकम्स नॉन इंपल्सिव। और अगर यहां कोई फ्रिक्शन होगा तो वो इंपल्सिव बन जाएगा यहां पर, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए है, तो ऐसा फ्रिक्शन का कुछ रोल नहीं है, ठीक है। सो दिस फ्रिक्शन इज नॉन इंपल्सिव बिकॉज ऑफ दिस एन डैश, क्योंकि एन डैश क्या है, नॉन इंपल्सिव है। समझ आ रही बात। तो एफ इज नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव, ठीक है। एन डैश इज ऑल्सो नॉन इंपल्सिव, और एन जो है इज इंपल्सिव, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स तुम लिख लेना, एफ इज नॉन इंपल्सिव, एन डैश इज नॉन इंपल्सिव, एंड एन जो है वो इंपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। चलो इस केस की अगर बात करें अपन, तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो ये जब कांटेक्ट होगा तो कुछ ऐसा कांटेक्ट होगा। अब जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो ऐसे कुछ लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसका कुछ जो कंपोनेंट आएगा वो ऐसे भी जाएगा। मतलब कि अब क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाला था ना उस पर इंपल्सिव फोर्स का इफेक्ट आ गया। अब उस पर अगर इंपल्सिव फोर्स का इफेक्ट आ गया तो ये वेज अगर सपोज करो इधर मूव करना लगा तो इस पर जो फ्रिक्शन है वो कहां लगेगा, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, क्योंकि अगर इधर जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट करे जाएं तो ये उस फोर्स से इसको लेके चला जाएगा, राइट। तो अब ये जो फ्रिक्शन है ना ये क्या बन गया, ये इंपल्सिव बन गया बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो यहां जो एफ है इज इंपल्सिव, ठीक है। तो ये तुमको केस देख के पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सा जो फ्रिक्शन है वो इंपल्सिव होता है। बहुत इजी है, लॉजिक है पूरा का पूरा, इसमें सिचुएशन अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो बहुत इजी है ना। यहां इंपल्सिव फोर्स लगेगा इसका कोई कंपोनेंट इस फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहा होगा या फ्रिक्शन को चेंज करवा रहा होगा। बेसिकली देखो इस फ्रिक्शन की अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो वहां पर तुमको नॉर्मल की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और उस नॉर्मल में ये जो ग्राउंड वाला है एन डैश वो तो आएगा ही सही, प्लस इसका जो इंक्लाइंड वाले का नॉर्मल लगेगा वो भी कंपोनेंट आएगा। यानी अगर फ्रिक्शन में वो कंपोनेंट आ गया दैट मींस कि फ्रिक्शन भी क्या बन गया, इंपल्सिव बन गया है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन का केस। रस्सी का केस, यानी टेंशन का, नॉट एग्जैक्टली रस्सी का,
टेंशन का, एक बार रस्सी और एक बार स्प्रिंग है। ये कोई अपनों ने एक ब्लॉक लिया हुआ है बड़ा सा और उसके ऊपर एक पार्टिकल को अपन स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो इस केस में जो टेंशन लग रहा होगा ना, दिस टेंशन इज इंपल्सिव, लेकिन यहां पर जो टेंशन लगेगा दिस इज नॉन इंपल्सिव, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, नॉन इंपल्सिव होता है। नॉन इंपल्सिव का मतलब कि कोई जर्क नहीं देगा, यहां पर तुमको एक जर्क लगेगा, झटका लगेगा कि भाई रस्सी खींचिए, यहां पर जैसे ही आगे टकराएगा ब्लॉक नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो दिस टी इज इंपल्सिव एंड दिस टी, इसको टी डैश ले लेते हैं, टी डैश इज नॉन इंपल्सिव। समझ आ रही बात? तो ये हो जाते हैं अपने पास फोर्सेस के तरीके फाइंड करने के कि कौन सा फोर्स इंपल्सिव है और कौन सा नॉन इंपल्सिव है और उनको कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ अपने को इसमें कंसीडर करना नहीं है, सिचुएशन देख के अपन पता करेंगे उसी टाइम पे जो भी क्वेश्चन में आएगा कि भाई कौन सा इंपल्सिव, और ये एग्जैक्टली कभी पूछता भी नहीं तुमसे कि भाई कौन सा इंपल्सिव है कौन सा नॉन इंपल्सिव है, बट हाँ ये जो नॉलेज है वो क्वेश्चन में लग रही होगी, तो ये बेसिक सी कुछ चीजें तुमको आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहां से पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो क्वेश्चन है एक, अपने को एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें दो ब्लॉक है इक्वल मासेस के, इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, ऊपर से क्या कर रहे हैं अपन, एक ब्लॉक को इस पर स्ट्राइक करवा रहे हैं विद अ स्पीड v, ठीक है। तो ये जाकर इससे स्ट्राइक करता है और बोल रहा है कि अब जो सिस्टम है वो मोशन करना चालू कर दिया होगा, तो उसका जो स्पीड है सिस्टम का वो कितना होगा वो बताओ, ठीक है। तो देखो ये जैसे ही जाकर स्ट्राइक करेगा उस पर एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, लेकिन ये बाउंस नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे रिबाउंड नहीं हो रहा है, ये उससे जाके चिपक जा रहा है, चिपक गया और फिर उसने इसको कुछ जर्क दिया, जो रस्सी है रस्सी को कुछ जर्क मिला और वही जर्क सीधा ट्रांसफर हुआ इस वाले ऑब्जेक्ट के पास में। तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे ऊपर की साइड खींच रहा होगा, तो उस टाइम पर इसने क्या पूछी, स्पीड पूछी कि जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट इसकी स्पीड कितनी हो जाती है सिस्टम की, वो बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाएगा, देखो इंपल्सिव फोर्सेस से अगर अपन बात करें तो तीन ऑब्जेक्ट्स है अपने यहां पर, एक ऑब्जेक्ट है पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट है दिस, एक ऑब्जेक्ट है दिस। इसको मैं एक काम करता हूं, ऑब्जेक्ट ए दे देता हूं और इसको ऑब्जेक्ट बी दे देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा इजी रह जाएगा, और इसको ऑब्जेक्ट सी दे देते हैं, राइट। तो यानी सी जाकर स्ट्राइक कर रहा है ए पर और फिर बाद में पूछिए स्पीड सबकी क्या होगी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं इस पार्टिकल के लिए बात कर लूं, देखो जैसे ही ये टकराएगा उसके बाद होगा क्या, पहले वो सिचुएशन अपन देखते हैं। ये जाकर इससे चिपक गया, इससे चिपकने की वजह से इसने क्या दिया, एक इंपल्सिव फोर्स दिया, तो ये नीचे की साइड झटका लगेगा, तो ये नीचे की साइड मोशन करना चालू करेगा और ये जो पार्टिकल है वो ऊपर की साइड मोशन करना चालू करेगा, तो यानी दोनों ब्लॉक्स जो है वो ऐसे मोशन करना चालू कर देंगे। एंड बिकॉज रस्सी जुड़ी हुई है तो रस्सी की वजह से क्या होगा, दोनों की जो स्पीड है उनको सेम होना पड़ेगा। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनएलएम में कि रस्सी का कांस्टेंट होता है कि जितना स्पीड से ये इधर जा रहा है उतनी स्पीड से ये ऐसे ऊपर जाना चाहिए, मतलब कि जितने स्पीड से ये 2m मास, 2m हो जाएगा ना, m प्लस m जुड़ के 2m हो जाएगा, तो जितनी स्पीड से 2m मास इधर जा रहा होगा उतनी स्पीड से ये m जो है वो ऊपर जा रहा होगा और उसको जाना पड़ेगा ऊपर। क्लियर यहां तक की कहानी? तो अगर मैं इस पार्टिकल के लिए बात करूं तो इस पार्टिकल के लिए जो इंपल्सिव फोर्स आ रहा है वो इंपल्सिव फोर्स कहां आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पार्टिकल पर तो कहां लगा होगा, ऊपर की साइड लगा होगा ना। किसने लगाया, ए ने लगाया, तो ए ने इस पर ऊपर की साइड एक फोर्स लगाया और पार्टिकल सी ने ए पर कहां लगाया, एक नीचे की साइड फोर्स लगाया, ठीक है। और उसने फोर्स लगाया प्लस रस्सी भी है यहां पर, तो रस्सी में भी झटका लगा है, तो रस्सी क्या करेगी, इसको ऊपर की साइड खींचेगी, यानी कि पार्टिकल पर लग रहा है एक इंपल्स विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ए पर लग रहा है दो इंपल्स, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इस पार्टिकल ने दिया है और दूसरा रस्सी जो कि ऊपर इसको खींच रही है, ठीक है। इस पार्टिकल पर क्या हुआ है, सिर्फ रस्सी का ही लगा है इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है तीनों की सिचुएशन? तो मैं करता हूं पार्टिकल ए को कंसीडर, पार्टिकल सी को अगर कंसीडर करें तो देखो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, पार्टिकल के साथ इनिशियली जो पार्टिकल था वो u स्पीड से ऐसे जा रहा था, बाद में जो पार्टिकल है वो लेटस से v डैश से नीचे जा रहा है, ठीक है। ये हो गई कॉलिजन के बाद की सिचुएशन, ये कॉलिजन हुआ होगा यहां पर, ठीक है। इस पर जो यहां फोर्स लगा है वो लगा है एक ऊपर की साइड, इसको बोल देते हैं अपन लेटस से J1 है। ये J1 क्या है, इंपल्सिव फोर्स है। कोई भी इंपल्सिव फोर्स को लिखने का तरीका क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कहां है, देखो mv डैश माइनस में, तो इसको लिखेंगे माइनस का mv डैश। इनिशियल मोमेंटम कहां है, माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस mu, है ना, वो v था, सॉरी u नहीं था, तो इसको लिख देंगे v। तो J1 का वैल्यू एक्चुअली कितना आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो mv माइनस mv डैश, ठीक बात है।
अब देखो ये मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, P2 माइनस P1 वाला फॉर्मूला लगाया, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं पार्टिकल ए को कंसीडर करूं, पार्टिकल ए, तो पार्टिकल ए के साथ क्या हो रहा है, पहले तो वो रेस्ट में ही था, कहीं कोई जा ही नहीं रहा था, तो यहां से ही डायरेक्टली सिचुएशन बनेगी ए की, है ना, और इधर इसके पास आ जा रही है स्पीड v, और इस पर दो इंपल्स लगे हैं, एक तो इसने जो c है उसने लगाया है नीचे की साइड, और एक रस्सी ने लगाया है ऊपर की साइड। ये जो J2 है वो किसका इंपल्स है, वो रस्सी का इंपल्स है, ठीक है। अब इसका अगर मैं बात करूं चेंज इन मोमेंटम या नेट इंपल्स की, तो ऊपर वाले को प्लस ले लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव ले लेते हैं, तो यानी कि J2 माइनस J1 जो है दैट इज डेल्टा पी। डेल्टा पी यानी कि फाइनल वाला कहां है, माइनस के m इंटू वी में है, और इनिशियल तो जीरो ही था इसका, यानी यहां से एक इक्वेशन ये मिल गई अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल अगर बी की बात करें, तो पार्टिकल बी के लिए क्या हो रहा है, ये कॉलिजन, और इसके बाद इसकी स्पीड हो जा रही है ऊपर की साइड। इस पर क्या क्या लग रहा है, इस पर सिर्फ एक ही जर्क लग रहा है या बेसिकल इंपल्स लग रहा है, विच इज J2 रस्सी वाला, ठीक है, ऊपर ही लग रहा है, तो J2 को पॉजिटिव ले लेंगे, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फाइनल ऊपर की डायरेक्शन में, इसलिए mv माइनस इनिशियल, कोई था ही नहीं मोमेंटम, तो उसको जीरो लिख देंगे अपन। क्लियर है यहां तक। अब देखो अननोन कितने अपने पास, J1 J2 एंड v डैश, ये v डैश था, है ना, बाद वाली जो स्पीड है ना सबकी v डैश हो जाएंगी, ये सब v डैश है। तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है, इवेंचुअली सॉल्व करके अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो J1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। तो अगर मैं 1 प्लस 2 करूंगा तो J1 प्लस J1 चला जाएगा, J2 इज इक्वल टू, यहां से बनेगा J2 इज इक्वल टू, देखो mv माइनस mv डैश माइनस mv डैश, यानी कि mv माइनस 2mv डैश, और इक्वेशन 3 से मैं J2 की वैल्यू लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू mv डैश, तो mv डैश इज इक्वल टू mv माइनस 2mv डैश, यहां से v डैश की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी v/3, ठीक है, मास से मास कट हो जाएगा, और v डैश का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा v/3, ठीक है। तो ये इस स्पीड से कॉमन स्पीड होगी सबकी पार्टिकल की, तो सिस्टम की भी क्या होगी, v/3 होगी, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। पता चला क्या किया अपनों ने क्वेश्चन में, तो हर एक पार्टिकल का अलग अलग इंपल्सिव फोर्स फाइंड कर लो, किस पर कहां लग रहा है, बेसिकली नॉर्मल जैसा ही है ना, तो पार्टिकल सी के लिए नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा, उसको इंपल्सिव फोर्स बोल देते हैं अपन, बस फोर्स नहीं करके उसको चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं, दैट्स इट, इतना सा डिफरेंस है। तो J1 को लिखा हमने चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम फाइनली तो इंपैक्ट के बाद में कहां जाएंगे, वो नीचे ही जाएंगे, और दोनों साथ में चले जा रहे हैं, v डैश की स्पीड है तो माइनस m इंटू वी डैश हो गया, और ये हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, ऑलरेडी इनिशियल जो था वो नेगेटिव में था, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है यहां तक की कहानी, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखो नेक्स्ट है कॉलिजन, इंपल्स में ही ये आगे एक और टॉपिक आ जाता है अपना, ठीक है। इंपल्स के वैसे ही वाले क्वेश्चंस बनेंगे जो अपन बाकी के क्वेश्चंस करते हैं डीपी में, उसको सॉल्व। अभी फिलहाल के लिए कॉलिजन कंसिडर कर देखो, कॉलिजन में क्या हो रहा है, सपोज करो कि दो मासेज हैं, m1 u1 से जा रहा था, m2 है वो u2 से जा रहा है, और कॉलिजन के बाद में क्या होता है इनके साथ, m1 v1 से जाने लग जाएगा और m2 v2 से जाने लग जाएगा, ठीक है। अब कॉलिजन हुआ, इसकी कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको अपन पहले समझ लेते हैं, और कितने टाइप की होती हैं उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो पहली चीज तो जब भी कॉलिजन होगा तो उनके बीच में जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो जीरो हो रहा होगा मैक्सिमम केसेस में। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो वहां पर जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो देन डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो मतलब कि P2 इज इक्वल टू P1। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ LOCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम मतलब कि लीनियर मोमेंटम, आगे पढ़ेंगे अपन, एंगुलर मोमेंटम भी होता है रोटेशन में, फिलहाल लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि अगर कोई भी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो उस सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अगर ये ऐसे कोलाइड हो रहे हैं तो अपनों ने तो बाहर से कुछ किया नहीं है, ये आपस में आके टकराए और ऐसी कुछ स्पीड इन्होंने कर ली, तो इस पूरे सिनेरियो में नेट एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है वो जीरो है,
तो अगर जब भी कॉलिजन होगा कैसे भी टाइप का हो तो मैक्सिमम केसेस में तुमको नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 देखने को मिलेगा। तो वहां पर अपन नेट जो मोमेंटम है उसको कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि कॉलिजन से पहले का मोमेंटम इक्वल टू कॉलिजन के बाद का मोमेंटम होगा। क्लियर है बात। अब यहां पर 3 टाइप की एक्चुअली अपने पास कॉलिजन निकल के आती है। कौन कौन सी होती है वो? एक होती है इलास्टिक कॉलिजन, दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, और एक होती है इनइलास्टिक। ठीक है, ये किस बेसिस पर बनी है? देखो, जैसे ही 2 पार्टिकल पास में आ रहे होंगे, इन्होंने एक दूसरे को ऐसे दबाना चालू किया होगा, है ना, और बाद में दबाने के बाद यानी जो फोर्स बन रहा होगा, उस फोर्स का अगर मैं तुमको थोड़ा सा डायग्राम दिखाऊं तो एक्चुअली फोर्स कैसा होता है, देखो ऐसा इस नेचर का होता है फोर्स इनका। यानी जैसे ही ये पास में आ रहे होंगे, टकराए, तो इनके बीच का जो इंपल्सिव फोर्स है वो बढ़ना चालू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते वो अपनी एक मैक्सिमम सिचुएशन तक जाएगा और उसके बाद ये दूर हटना चालू हो रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम तक तो चिपके नहीं रहेंगे, तो दूर हटेंगे तो फिर इनका जो फोर्स है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है। ये एक टिपिकल सा फोर्स लगता है बिटवीन द पार्टिकल्स व्हेन दे कोलाइड। दिस इज एन इंपल्सिव फोर्स, है ना। अब क्या हुआ, इलास्टिक के केस में दोनों पार्टिकल्स आए, ऐसे टकराए और वापस जो ओरिजिनल शेप थी, यानी कुछ डिफॉर्म होंगे, सीधी सी बातें, टकराएंगे तो, है ना। अगर ये डिफॉर्मेशन वापस से रिगेन कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि जिस सिचुएशन से तुमने खींचा था वापस वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में या उस ओरिजिनल शेप में पहुंच गया है, देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन कब होगी? जब जो पार्टिकल है वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड डिफॉर्मेशन को एक्वायर कर ले, देन इट इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक कॉलिजन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जितनी एनर्जी तुमने डाली होगी अंदर से उतनी ही एनर्जी वापस मिल जाएगी। तो फॉर इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ठीक है, सो दैट इज होता है इलास्टिक कॉलिजन। फिर आता है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब है कि वो पार्टिकल वापस डिफॉर्मेशन उन्होंने रिमूव किया ही नहीं है, वो चिपक गए हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है पार्टिकल स्टिक्स टुगेदर। तो इस वाले केस में अपन ऐसे लिख सकते हैं, स्टिक्स टुगेदर, है ना। ऐसे चिपक के अगर वापस चलने लग जाए, दोनों पार्टिकल आए और ऐसे चिपके और फिर ऐसे चलने लग गए, सो दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। और इन दोनों के बीच का जो होता है दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक कॉलिजन। यानी ये पार्टिकल आया, टकराया, कुछ इसने डिफॉर्मेशन दे दिया या कुछ एनर्जी चली गई, मान लो कि हीट एनर्जी में चला गया हो, किसी में भी चला गया होगा वो, सो देन इट इज इनइलास्टिक। तो जो रियल लाइफ में अपने पास जो कॉलिजन्स होती हैं वो एक्चुअली इनइलास्टिक ही होती हैं एंड परफेक्टली इनइलास्टिक होती हैं। इलास्टिक इज एन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और ये एक आइडियल केस है, ऐसा कभी नहीं होता है, थ्योरेटिकल में ही होगा। और इनफैक्ट अपन सबसे ज्यादा जो केस कंसीडर कर रहे होंगे वो इलास्टिक के ही कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है किसमें क्या हो रहा है? मोमेंटम तीनों में कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, इनफैक्ट टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इन द इलास्टिक कॉलिजन, बट हियर टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड बट एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड फॉर इन इलास्टिक कॉलिजन्स। ठीक है बात। टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इफ इट इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, इन इलास्टिक केसेस के लिए। अब नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट आता है, इसको डिफाइन करने का, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसको अपन पढ़ लेते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस पर भी काफी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं स्मॉल ई। ठीक है, ये स्मॉल ई का वैल्यू जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल्स अप्रोच कर रहे हैं और कितनी वेलोसिटी से वो सेपरेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दिस ई। ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा लिखूं तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसको मैंने u1 माइनस u2 इसलिए लिखा है क्योंकि u1 आकर टकरा रहा है। अगर सोचो u1 की वैल्यू कम होगी u2 से तो ये कभी टकराएगा क्या? नहीं टकराएगा ना, समझ आ रही है? इसलिए मैंने यहां पर u1 माइनस u2 लिखा है और ये v2 माइनस v1। e इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो v2 माइनस v1 क्या बन गया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। u1 माइनस u2 क्या बन गया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी इतनी वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहे होंगे। ठीक है,
अब अगर E का वैल्यू मैं 1 कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी जितनी रिलेटिव वेलोसिटी से पार्टिकल अप्रोच कर रहे थे उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी से वो सेपरेट हो रहे हैं। सो वो होता है इलास्टिक कॉलिजन के लिए। तो इलास्टिक कॉलिजन के लिए E का वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं अपन फॉर इलास्टिक कॉलिजन E इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक E इज इक्वल टू होता है 0। देखो E इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, V1 इक्वल टू V2। V1 इक्वल टू V2 होने का क्या मीनिंग हुआ कि जब दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करें, और वो कब होगा, जब एक्चुअली दोनों पार्टिकल मिल जाए, वो एक ही पार्टिकल बन जाए, तभी तो वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर पा रहे होंगे। तो यानी कि E का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब कि चिपकने वाला कंडीशन। तो अगर दोनों पार्टिकल चिपक गए तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, कॉमन होगी, फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं होगा वहां पर, क्योंकि सेपरेट ही नहीं हो रहे हैं, वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए अपनों ने इसको E को 0 कर दिया है। एंड फॉर इनइलास्टिक कॉलिजन E का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 1 की रेंज में होता है। ठीक है, यानी इन परफेक्टली इलास्टिक से ज्यादा होगा और इलास्टिक से कम होगा, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल से केसेस हैं, इसमें अपन डिटेल में इलास्टिक कॉलिजन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। ये दोनों इतना ज्यादा आते नहीं है, क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको अपन ट्रीट करेंगे फिर उस तरीके से। तो फिलहाल के लिए अपन पढ़ते हैं इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, यही इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले बनते हैं, मैं कुछ डिराइवेशन कर रहा हूँ यहाँ पर इलास्टिक कॉलिजन के। ये डिराइवेशन तुमको एज सच ध्यान तो नहीं रखने हैं, पर ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी सा फॉर्मूला निकल के आएगा अभी यहाँ से, और डिराइवेशन भी काफ़ी लेंदी सा होता है। तो ये हो गया M1, ये U1 से जा रहा था, ये हो गया M2, ये U2 से जा रहा था। टकराने के बाद में M1 ने V1 अपनी वेलोसिटी कर ली और M2 ने V2 वेलोसिटी कर ली। इस कॉलिजन को बोलते हैं अपन हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन लीनियर कॉलिजन। ठीक है, यानी पार्टिकल जब ऐसे हेड ऑन टकरा रहे होंगे, किसी एंगल से नहीं टकराएंगे, उनकी जो जॉइनिंग लाइन है उसी पर ही अगर टकराएंगे तो उसको बोलते हैं अपन हेड ऑन कॉलिजन। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो, इसमें दो कंडीशन अपने को लगानी है, एक तो मोमेंटम कंजर्व है और दूसरा इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन है तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो यहां से अगर देखूं मैं फर्स्ट इक्वेशन अगर फ्रॉम LOCM से, है ना, LOCM मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम की अगर बात करें अपन तो देखो क्या बन रहा है, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। क्लियर है यहां तक? ये आ गया अपने पास एक इक्वेशन। अननोन कितने, V1 एंड V2, दो अननोन है। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, E का वैल्यू से। E इज इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक कॉलिजन, और उसका फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो यहां से मैं V2 का वैल्यू कितना लिख सकता हूं, देखो U1 माइनस U2 इधर गया, तो U1 माइनस U2 प्लस V1। अगर मैं इस V2 की वैल्यू उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो किसमें बन जाएगा, V1 में बन जाएगा, और V1 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो क्या कर सकते हैं, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 एज इट इज रखा मैंने, और M2 इंटू V2 की जगह ये पूरा लिख दे रहा हूँ, U1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1V1 प्लस M2U1 माइनस M2U2 प्लस M2 इंटू V1। क्लियर बात है यहाँ तक? और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है M1U1 प्लस M2U2। अब बाकी क्वांटिटीज को एक साथ ले लो। देखो ये M2U2 है, इधर आ जाएगा, और ये M2U1 है, इधर आ जाएगा। तो U1 वाली चीज एक साथ और U2 वाली चीजों को एक साथ ले लो। तो M1 ये रहा U1, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो M1 माइनस M2 इंटू U1। ठीक है, इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। इधर M2U2 है और इधर माइनस M2U2 है, इधर आएगा तो 2M2U2 बन जाएगा, है ना। सो प्लस का 2M2U2। ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। इधर से V1 कॉमन आ रहा है, M1 प्लस M2 बच जाएगा। तो यहां से V1 कॉमन लेके M1 प्लस M2। अगर इस M1 प्लस M2 को मैं डिवाइड कर दूं तो V1 का वैल्यू क्या निकल के आता है, देखो
V1 का वैल्यू निकल के आता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U2। ये आ जाएगी पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन। समझ आ रही है? इस फॉर्मूले को तुम चाहो तो ध्यान भी रख सकते हो, लॉजिकली फॉर्मूला है, इतना डिफिकल्ट है नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोसीजर अपने को ध्यान रखना है कि मोमेंटम कंजर्व करना है और ई का वैल्यू 1 रखना है जनरली, क्योंकि यहाँ m1 m2 और ये सब लिया है। जनरली क्वेश्चन में m1 m2 ऐसा सब नहीं होता है, या तो वैल्यूज होंगी या फिर ऐसा होगा कि m है, 2m है, 3m है, 2m है, ऐसे टाइप की वैल्यूज होंगी तो कट हो जाती हैं और थोड़ा फॉर्मूला ईजी हो जाता है ना। इसलिए आई एम सेइंग कि फॉर्मूला ध्यान नहीं रहे तो भी चलेगा, क्वेश्चन में क्या करना है वो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज वो है। ठीक है बात। नेक्स्ट, अगर V2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी हो तो V2 की वैल्यू को क्या करेंगे, V1 की वैल्यू को उठाकर यहां पर रख दो। सही बात है? तो अगर यहां पर रख देंगे तो V2 आ जाएगा। देखो V2 कितना आएगा, U1 माइनस U2 प्लस V1 यानी कि ये पूरा चीज। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, M1 माइनस M2, या एक काम और कर सकते हैं, देखो इसमें ये U1 है और यहां पर ये U1 है, तो इन दोनों में मैं U1 को कॉमन ले सकता हूं क्या? एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझना क्या कर रहा है। इस V2 वाली इक्वेशन में V1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब इस V1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन U1 माइनस U2 तो दो टर्म तो है ही सही यहां पर, ये भी U1 है, और जब V1 का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो उसमें भी एक U1 वाला टर्म आ रहा है। तो इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर मैं U1 कॉमन ले लूंगा तो यहां तो बच जाएगा 1 और यहां पर बच जाएगा ये पूरा वैल्यू। तो ये कर रहा हूं मैं स्टेप, ठीक है। तो ये हो गया U1 इंटू, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये U1 का काम खत्म हो गया। अब U2 का काम देखो तो तुम यहां से ये U2 कॉमन आएगा तो यहां तो -1 बचेगा और इधर से ये पूरा टर्म बचेगा। सो प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस 1 इंटू U2। ये तुम्हारे पास आ गई V2 की वैल्यू। इसको थोड़ा सा और अरेंज करके अपन लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखो U1 कॉमन लिया यहां से, M1 प्लस M2 एलसीएम आया, इधर चला जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2, ठीक है, प्लस यहां से क्या बनेगा, M1 प्लस M2 एलसीएम आया, 2M2 माइनस M1 माइनस M2 इंटू U2। क्लियर है बात यहां तक? देखो इधर ये M2 से M2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। इधर मैं लिख देता हूं इसकी वैल्यू, तो V2 का वैल्यू क्या बन रहा है, देखो M1 और ये M1, 2M1 हो गया, सो 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 माइनस M2 इज M2, सो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। ये बन जाएगी सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन। तुम अगर इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से देखो तो ये काइंड ऑफ सिमिलर दिख रहे हैं। देखो इधर U1 के साथ क्या आ रहा है, M1 माइनस M2 आ रहा है, और इधर U2 के साथ M2 माइनस M1 आ रहा है। इधर क्या हो रहा है, U2 के साथ 2M2 वाली टर्म आ रही है और इधर U1 के साथ 2M1 वाली टर्म आ रही है, यानी 1 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा। ये जो टर्म है ये कॉमन रहेगी। अगर V1 फाइंड कर रहे हो तो U1 के साथ आएगी, V2 फाइंड कर रहे हो तो U2 के साथ में आएगी। मतलब ऐसे रिलेशन तुम निकाल सकते हो इसको, फॉर्मूले को जस्ट याद रखने के लिए, बाकी तो प्रोसीजर अपने को पता है। क्लियर बात है? तो ये हो जाता है अपने पास फाइनल वेलोसिटीज। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि अगर दो पार्टिकल है वो आकर हेड ऑन कॉलिजन करते हैं तो व्हाट विल बी द वेलोसिटीज आफ्टर द कॉलिजन। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट बनता है, ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है तो तुम घर पे इसके लिए ट्राई करना कि इस पूरी कॉलिजन के लिए वी वांट टू प्रूव कि डेल्टा के जो है ना वो 0 है। डेल्टा के का मतलब क्या हो गया, K1 इक्वल टू K2 है, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, दिस इज योर होमवर्क। ये कैसे प्रूव करोगे, देखो मैं हिंट दे देता हूं। स्टार्टिंग का टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर तुमको निकालना है तो इसका एनर्जी निकालना पड़ेगा, इसका एनर्जी निकालना पड़ेगा, यानी कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर का एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। v1 और v2 में ये सारी वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। समझ रहे हो कितना लेंथी होगा? तो v1 और v2 में सारी वैल्यूज रखोगे तो इवेंचुअली यू विल सी कि ये जितना एनर्जी है उतना ही एनर्जी इधर भी आएगा।
ठीक है, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि दिस इज एन इलास्टिक कॉलिजन, एंड इलास्टिक कॉलिजन के लिए जो डेल्टा के होता है यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो 0 होता है। डेल्टा के की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ केसेस आते हैं। देखो इन दोनों फॉर्मूलों के बेसिस पे अपने पास कुछ केसेस होते हैं, वो केसेस अगर अपन देखें तो क्या क्या बन रहे हैं। देखो पहला केस में मैं कंसीडर कर रहा हूं, केस 1, m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, यानी कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और u1 u2 स्पीड से जा रहे थे, तो क्या होगा? अगर दोनों पार्टिकल्स को मैं सेम ले लेता हूं, देखो यहां लिया तो v1 का वैल्यू कितना बनेगा? ये तो हो गया 0, यहां देखो 2m अपॉन 2m, तो ये भी कट गया, यानी v1 का वैल्यू कितना आ गया? u2 आ गया। एंड अगर मैं v2 देखूं तो ये वाला टर्म चला गया, इधर ये कट जाएगा और v2 का वैल्यू कितना आ गया? u1 आ गया। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। क्या है? अगर दो आइडेंटिकल बॉल्स या दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स आकर कोलाइड होते हैं, हेड ऑन कॉलिजन करते हैं, तो दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। पहले वाले को मिल गई है दूसरे की, दूसरे वाले को मिल गई है पहले की स्पीड। यही होता है तुम्हारा बिलियर्ड बॉल जो तुम खेलते हो उस वाले केस में, है ना, पूल टेबल वाला। तो उसमें क्या होता है, किसी एक स्पीड से दूसरी एक बॉल जा रही होती है, वो उससे टकराती है, टकराने के बाद में क्या होता है, वो अपनी स्पीड उसको दे देती है। ठीक है, क्योंकि वो सारी बॉल्स जो होती हैं वो आइडेंटिकल बॉल्स होती हैं। क्लियर है यहां तक की कहानी? तो पहला केस में क्या हो जाएगा, अगर आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो दे जस्ट एक्सचेंज देयर स्पीड्स, दे जस्ट एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी वेलोसिटीज दे देंगे। पहला वाला ले लेगा दूसरे की, दूसरा वाला ले लेगा पहले की। ठीक है, केस 2, केस 2 में अगर मैं बात करूं कि सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2 या m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर m2 बहुत ज्यादा है, यानी कि जैसे सपोज करो कि ये एक वॉल है ना, ये जो वॉल है वो खुद भी कुछ u2 स्पीड से जा रही थी और इधर से एक पार्टिकल आया, वो उससे जाकर टकराया, तो अब क्या होगा? तो अब m2 अगर ग्रेटर देन m1 है, तो m2 माइनस m1 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? m2 ही लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, तो डायरेक्टली क्या आएगा? वही वैल्यू आने वाली है। सपोज करो m2 जो है वो तुम्हारा 1000 kg है, m1 की वैल्यू तुम्हारे पास 10 kg है, तो m2 माइनस m1 कर लोगे तो कितना ही फर्क पड़ जाएगा, m2 प्लस m1 कर लोगे तो कितना ही फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको ऑलमोस्ट m2 ही इक्वल कर लेते हैं, m2 के इक्वल ही ले लेते हैं। तो v1 में अगर देखोगे, देखो तो ये हो जाएगा m1 को 0 कर दिया, 0 माइनस m2, 0 प्लस m2, m2 चला गया, तो v1 का वैल्यू माइनस u1। यहां देखें तो m2 से m2 चला जाएगा 2u2, सो 2u2 माइनस u1, तो v1 का जो वैल्यू होगा v1 will be equal to 2u2 minus u1 एंड v2 का वैल्यू कितना होगा? देखो यहां ये वाली टर्म को तो अपन 0 ही कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 0 ही आ रही है। ये वाली टर्म में क्या हो रहा है, m1 0, m1 0, m2 कट हो गया, तो u2 यानी v2 का वैल्यू u2। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या हो रहा है कि अगर बहुत हैवी पार्टिकल है, उससे अगर कोई लाइट पार्टिकल टकराता है तो हैवी पार्टिकल की स्पीड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज ही रहती है। देखो वॉल जो थी ना, वो जितनी स्पीड से जा रही थी पहले u2 से जा रही थी, तो अब टकराने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से अपनी स्पीड से चलती रहेगी, कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो बॉल थी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो ट्वाइस ऑफ u2, यानी कि जो वॉल है ना वो उसकी डबल स्पीड उसको दे देती है, और माइनस ऑफ u1 यानी वो डायरेक्शन चेंज करके पीछे की साइड चलती होगी। यानी कि अगर जैसे सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड से ये इधर जा रही थी और लेटस से कि ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर आई, तो 5 ये 10 जो है ना इसका डबल तो मिलेगा उसको, कितना मिलेगा? 20 प्लस ये जो 5 था वो भी इसको मिल जाएगा, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो बेसिकली 15 मीटर पर सेकंड से इधर चलने लग जाएगी। क्लियर है बात? तो ये एक स्पेशल केस है इसका, इसको भी तुम ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो यही और भी केस बना सकते हो इसमें, बट ये मेन अपने पास दो सिचुएशंस होती हैं जिसमें आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं और एक हैवी पार्टिकल होता है और एक लाइट पार्टिकल होता है। क्लियर है बात? चलो यहां से एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पार्टिकल्स हैं 2 kg और 4 kg के, दोनों आपस में ऐसे मूव कर रहे हैं और 4 kg और दोनों आपस में टकराते हैं, बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, बोल रहा है कि जब दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो उनकी स्पीड कितनी होगी, यानी वापस से वो नेचुरल लेंथ में आ जाते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ होगा, इसने जाके स्प्रिंग को ऐसे दबाया होगा,
स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुआ होगा, बाद में वापस वो उसको उधर पीछे लेके गया होगा और इनको कुछ स्पीड मिल गई होगी उसके बाद में। तो अपने को पूछ रहा है कि भाई अनस्ट्रेच सिचुएशन में जब आ जाते हैं तो दोनों पार्टिकल्स की स्पीड कितनी होगी वो बता दो। तो देखो अगेन इस सिचुएशन में अगर अपन देखें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में 0 है। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अगर 0 हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन अपने को मिल जाएगी मोमेंटम कंजर्वेशन से। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, देखो स्प्रिंग वाला जो कॉलिजन है उसको अपन इलास्टिक कॉलिजन कंसिडर कर सकते हैं, वहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है ना, क्योंकि वो स्प्रिंग दबेगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वापस पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली एनर्जी का लॉस वहां पर नहीं हुआ है। तो जब भी स्प्रिंग वाला केस आएगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ इलास्टिक कॉलिजन। तो दो इक्वेशन, दो अननोन फाइंड कर सकते हैं अपन। तो लेट अस से कि दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो v1 और v2 हो गई हैं, ठीक है, कॉलिजन के बाद में। तो ये हो जाएगा लेट अस से v1, और मुझे नहीं पता देखो डायरेक्शन, अगर तो मैं बोल देता हूं कि भाई ये v2 भी इधर ही है। तो जो हमने माना है अगर उसके अपोजिट में आ जाता है तो मतलब कि वो रॉन्ग है और उसका अपोजिट होगा, समझ आ रही है। यानी अगर कॉलिजन के बाद में मुझे नहीं पता कि 2 kg कहां जाएगा, 4 kg कहां जाएगा, तो मैंने तो मान लिया कि भाई 2 kg भी राइट हैंड साइड में जाएगा और v2 4 kg भी राइट हैंड साइड में ही जाएगा। क्लियर है। तो अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन लगाएं मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है, सो एलओसीएम क्या बोलता है, देखो इनिशियल मोमेंटम जो होगा पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ठीक है। पी आई जो है वो कितना है, इनिशियल मोमेंटम 2 kg m इंटू वी फॉर्मुला लगेगा। तो 2 kg इसका मास है, 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इस डायरेक्शन को अपन नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव में आ जाएगा पहले 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, यहां पर एक गड़बड़ हुई है ना, दोनों की वेलोसिटीज इक्वल नहीं होंगी ये, तो इसको अपन कर लेते हैं, ये 2 है और ये 4 है एक्चुअली, नहीं तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू, बाद में कितना हो जाएगा 2 इंटू वी वन प्लस 4 इंटू वी टू। तो देखो ये हो गया 4 माइनस 16 माइनस का 12, तो माइनस का 12 इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2, 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, सो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू माइनस का 6, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन अपन इलास्टिक कॉलिजन कंसीडर करें तो फॉर इलास्टिक कॉलिजन E इज इक्वल टू 1 होता है और E का वैल्यू होता क्या है, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2। तो v2 इधर है माइनस वी1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, u1 कहां था 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस u2 कहां है -4 में, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू 6, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो अगर इन दोनों इक्वेशन को तुम जोड़ दोगे तो v1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 प्लस 2 अगर मैं करूं तो इधर बच रहा है 2v2 और इधर बच रहा है v2, तो 3v2 इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी v2 का वैल्यू कितना है 0 है। और अगर v2 का वैल्यू 0 है तो यहां पर v1 का वैल्यू कितना बनेगा, v1 का वैल्यू बनेगा माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि होगा क्या, जैसे ही ये पार्टिकल आकर कोलाइड हुआ तो जो सेकंड वाला पार्टिकल हमने माना है ये 2 वाला, वो पार्टिकल आकर रुक जाएगा और ये जो पार्टिकल है वो 6 मीटर पर सेकंड से इधर की साइड चलने लग जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो ये वाला ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। स्प्रिंग हटाकर ये 2 बॉल्स भी कंसीडर करवा सकता था कि भाई 2 बॉल्स ऐसी हैं, ऐसे आके टकराती हैं तो क्या होता है, सिमिलर वही सिचुएशन है, स्प्रिंग सिर्फ ऐसे कंप्रेस होगी वापस अनस्ट्रेच हो जाएगी, बस ये हो रहा होगा, राइट। तो ये हो जाते हैं अपने पास इलास्टिक कॉलिजन वाले लीनियर डायरेक्शन में, यानी ये 1D के केसेस थे, आगे अपन 2D के केसेस भी पढ़ रहे होंगे और इन इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अपन इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं इलास्टिक कॉलिजन के लिए। क्लियर है।